हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दी आर एनसीईआरटी मैथ्स बाय फ़खर खान। फ्रेंड्स, आज हम 9th क्लास के इतिहास का पहला पार्ट लेकर आए हैं, फ्रांसीसी क्रांति। हम इसको पढ़ते हैं और इस पाठ का अध्ययन करते हैं। तो ये है 14 जुलाई 67 की सुबह। पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश करने गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर की पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे। इस शस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया, कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी, सम्राट ने शक्तियों को प्रतीक होने का कारण बास्तिल किला लोगों को घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को ढहा दिया गया और उसमें अवशेष बाजार में उन्हें लोगों को बेच दिए गए। इस ध्वस्त को तौर स्मृति चिन्ह सोचा गया चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के क्षेत्र में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में ईरान सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआत कड़ियों के रूप में देखा, जिनकी सिद्ध फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्योंकि और कैसे हुआ? तो फिर ये चित्र भी दे रखा है, बास्तिल का ध्वस्त। बास्तिल ध्वस्त के बाद चित्रकारों ने इस घटना याद में कई चित्र बनाए। तो आप देख सकते कि ये देखो फोटो में दिखा रखा है, ये ध्वस्त कर रहे हैं इस महल को, बास्तिल किले को। 18वीं सदी उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज सन में बर्बूर राजवंश की लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मैरी एंथ से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्ध के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साइल्स के विशाल महल और राज दरबार के शानो शौकत बनाए रखे फिजूल खर्ची का बोझ अलग था। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13वें देशों को साझा शत्रु ब्रिटेन के आज़ाद कराने में सहायता दी। इसी युद्ध के चलते फ्रांस पे 10 अरब वे भी अधिक का कर्ज हो और जुड़ गया, कि उस पर पहले से ही 2 अरब रुपये का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार के कर्जदार अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट को बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ाते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चे जैसे सेना के खौज, राजदरबार, सरकारी कार्यालय या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई थी। ये एक कदम फफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 में बंट गया था। केवल 3 स्टेट के लोग जनधारण ही अदा करते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन व्यवस्था का अंग। प्राचीन मानपत्र का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संसाधनों के लिए होता है। चित्र 2 फ्रांसीसी समाज का वर्ग व्यवस्था को दर्शाते। पूरी आबादी लगभग 90% किसान थी। तो इस चित्र 2 में देख लेते हैं। इसमें प्रथम स्टेट पर
विभाग तीसरे स्टेज पर कुलीन वर्ग, तृतीय स्टेज पर बड़े व्यवसाय, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर। एसएसटी का समाज ध्यान दे कि तृतीय स्टेज में लोग अमीर हैं तो गरीब भी हैं। लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम दो स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ जमानता प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषधारी था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य प्रदेश हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसानों अपने स्वामी की सेवा में घर और एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवा देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बांधे थे। चर्च में किसानों को से करों का ये हिस्सा टाइट धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। उप के तीसरे शिष्ट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही था। इन करों में टाइल, प्रत्यक्ष कर और अनेक कर शामिल थे। अंत में कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सहारा बोझ लिया था। तंबाकू जैसी रोजाना उपयोग की वस्तुओं पर लगाया जाता है। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज सहारा बोझ करों में जनता करती थी। बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है। मोटे जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वह उसको नजर नहीं देखता नहीं। कुलीन व्यक्ति एक मकड़ा है और किसान मक्खी। शैतान को जितना दो उसका उतना लालच ही बढ़ता है। तो आप देख सकते हैं ये गरीब किसान है और ये एक अमीर कुलीन व्यक्ति है ये। तो देखो ये किसान इसको कितना अनाज सब कुछ दे रहा है तो भी उस पर ये नज़रअंदाज कर रहा है उसको। क्रियाकलाप बताए कि चित्रकार कुलीन व्यक्तियों को मकड़े और किसान के मक्खी रूप को क्यों करता था। जीने का संघर्ष। तो ये इसको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 था वीडियो का इस चैप्टर फर्स्ट का। तो जय हिंद, जय भारत।